गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ का नाम है संधि। संधि शब्द से आप अवगत होंगे। पिछले क्लास में आप संधि शब्द जानते होंगे, संधि पढ़े होंगे। तो आज मैं आपको यही संधि को थोड़ा विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगी। आप ध्यान से सुनेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। संधि पाठ 11 आपकी पुस्तक में संधि और समास ऐसे दिया होगा, तो संधि में पढ़ाऊंगी और समास थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाऊंगी। समास को हम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, संधि फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपने पुस्तक में पाठ 11 संधि खोल लीजिए। पेज नंबर 52 पेज नंबर 52 आप इसे खोल लीजिए। संधि शब्द का अर्थ क्या है, सबसे पहले यह समझना है। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या फिर जोड़, दो के बीच की जोड़, दो वर्णों के बीच की जोड़। तो यहां दिया हुआ है दो वर्णों के बीच के जोड़, दो शब्दों के बीच के जोड़। तो ये दिया है यहां पर, यह मेल दो शब्दों के निकटवर्ती पास के वर्णों के बीच होता है। यह मेल यानी कि यह जोड़ दो शब्दों के पास के वर्णों के निकटवर्ती पास के वर्णों के बीच होता है। जैसे देव धन आलय, जैसे देव धन, इस प्लस को धन कहते हैं। हिंदी में संधि के समय इसे धन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। आलय, देव मीन्स देवता भगवान, आलय मीन्स घर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। इसमें आपको देव अ सुनाई दिया होगा और ये ऑलरेडी आ है। अ और आ मिलकर आ बनाते हैं, और इसको अगर हम जोड़ दें तो बन जाएगा देवालय। देवालय का मतलब क्या होता है? मंदिर, ईश्वर के रहने का घर। तो यह है देवालय। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल, बराबर के मेल से जो विकार मतलब परिवर्तन, जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती पास के वर्णों के मेल से, जोड़ से जो परिवर्तन होता है, ये देखिए, उसे संधि कहते हैं। जैसे बहुत सारे शब्द हैं आपके पास। राम अवतार, राम अवतार, रामावतार, महाधन उत्सव। महा मीन्स बहुत बड़ा, उत्सव मीन्स त्योहार, उत्सव मीन्स त्योहार, उत्सव का मतलब होता है त्योहार। तो महोत्सव,
बहुत बड़ा त्योहार, बहुत बड़ा त्योहार। उसी तरह सदा धन एव, सदा धन एव। देखिए यहां आ ए दोनों मिलकर बनाएंगे सदैव, हमेशा, सदैव। समझ में आ गया होगा। संधि के भेद, संधि विच्छेद बाद में पढ़ते हैं, अभी पढ़ेंगे लेकिन भेद के बाद, संधि के भेदों के बाद। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि कहता है 2 स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन, 2 स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। 2 स्वर, स्वर आप जानते होंगे अ से लेकर औ तक, अ आ ई उ री ए ओ 11 होते हैं स्वर। इन्हीं दोनों स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं, विकार का मतलब परिवर्तन, चेंजेस, जो चेंजेस होते हैं, जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय। चलिए लिखते हैं, विद्या धन आलय। क्या बन गया? विद्यालय। अब यहां देखिए, आ धन आ इज इक्वल टू आ। यह आ जो है स्वर है। यहां देखिए, इसको मैं नहीं मिटाई हूं आपके लिए। देव धन आलय, देवालय। अ धन आ इज इक्वल टू आ, ये सब स्वर के पार्ट है। 11 स्वरों में से एक है। और ये 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन हुए हैं, देखिए विद्या आप जानते हैं आलय, और विद्यालय मतलब कि स्कूल। ये जो परिवर्तन हुए हैं, जो चेंजेस हुए हैं, इसी को स्वर संधि कहते हैं। और ये भी 2 स्वरों के मेल से परिवर्तन हुए हैं, 2 स्वरों के मेल से परिवर्तन हुए हैं। अब चलिए, वैसे बहुत है यहां पर, एक और मैं बता दे रही हूं आपको। महाधन ऋषि। ये सिर्फ अ और आ हुआ। यहां देखिए, महाधन ऋषि। आ धन री, री स्वर है, आ स्वर है, ये बन गया महर्षि। ऋषि मुनि, महर्षि आप जानते हैं, महर्षि। महाधन ऋषि, महर्षि। देखिए 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन हुए, इसे स्वर संधि कहते हैं। अब चलते हैं व्यंजन संधि की तरफ। व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन का व्यंजन के साथ जोड़, या फिर व्यंजन का किसी स्वर के साथ जोड़, यानी कि व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ जोड़ या मेल होने पर जो चेंजेस होते हैं, जो परिवर्तन होता है, या फिर जो विकार उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन का व्यंजन के साथ, व्यंजन का स्वर के साथ, दोनों के साथ अलग अलग
जो विकार जो जैसे ही मेल होते हैं और उसके साथ जो परिवर्तन होते हैं वह व्यंजन संधि कहलाते हैं। मैं लिखकर आपको बताती हूं कैसे। आपकी पुस्तक में दिया हुआ है दिक् धन गज। ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब होता है दिग्गज। अब यहां देखिए, व्यंजन है, बिना स्वर के व्यंजन है, और ग ये भी व्यंजन है। दो व्यंजन के एक्सक्यूज मी, दो व्यंजन के जोड़ से सॉरी जो परिवर्तन हुए, दो व्यंजन के जोड़ से जो परिवर्तन हुए हैं उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन धन व्यंजन, व्यंजन का व्यंजन के साथ जोड़ हो गया। दिखा आपको, व्यंजन का व्यंजन के साथ जोड़। और फिर एक और दिखाती हूं मैं, व्यंजन का स्वर के साथ जोड़। देखिए, ये देखिए, क धन ई, व्यंजन स्वर, वागीश, व्यंजन धन स्वर, व्यंजन धन स्वर। दिखाई दिया आपको, व्यंजन का स्वर के साथ मेल, व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल। क्लियर हो गया व्यंजन का। तो यहां पर कह रहे हैं व्यंजन का व्यंजन के साथ जोड़ या फिर व्यंजन का स्वर के साथ जोड़ से जो परिवर्तन होते हैं उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तीसरा नंबर विसर्ग संधि। चलिए, विसर्ग संधि कहता है विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, विसर्ग के बाद, विसर्ग संस्कृत में आप पढ़े हो, विसर्ग ऐसे होता है। तो विसर्ग के बाद स्वर यानी कि विसर्ग का स्वर के साथ जोड़ या फिर विसर्ग का व्यंजन के साथ जोड़, विसर्ग का स्वर के साथ जोड़ मेल या फिर विसर्ग का व्यंजन के साथ जो मेल होने पर विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे ये देखिए, नि धन आशा। देखिएगा, एक नया शब्द बनाएगा, निराशा। ये देखिए, ये विसर्ग के साथ स्वर का जोड़, विसर्ग के साथ स्वर का जोड़, निराशा। दिखाई दिया? या फिर विसर्ग के साथ व्यंजन का भी जोड़ दिखा दे रहे हैं, निधन बल। ये देखिए, विसर्ग ये हो गया आपका व्यंजन, निर्बल। देखिए, एक नया शब्द बना दिया, विसर्ग के साथ व्यंजन का जोड़। विसर्ग के बाद स्वर का जोड़, विसर्ग के बाद व्यंजन का
जोड़ से जो शब्द बनते हैं विसर्ग संधि कहलाते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम पढ़ेंगे संधि विच्छेद। विच्छेद मतलब होता है अलग करना, या फिर एक और शब्द अगर कहे तो पृथक करना। विच्छेद का मतलब होता है अलग करना या फिर पृथक करना। चलिए, जब जुड़े हुए शब्दों को अलग किया जाता है तो यह क्रिया संधि विच्छेद कहलाते हैं। यानी कि कोई भी शब्द, जैसे कि एक शब्द ले रहे हैं पुस्तकालय, आपको सुनाई दिया होगा पुस्तकालय। देखिए जुड़ा हुआ शब्द है, इसमें 2 शब्द है, इसको मैं अलग करती हूं, पुस्तक धन आलय। ये देखिए पुस्तक आलय, पुस्तक का घर पुस्तकालय, लाइब्रेरी। पुस्तकालय। तो जब दो जुड़े हुए शब्दों को अलग करके लिखा जाता है, अलग किया जाता है, तो यह क्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। विच्छेद मतलब अलग करना। समझ में आ गया? जैसे रविंद्र, रविधन, इंद्र, रविंद्र। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? सूर्योदय, सूर्यधन, उदय, उदय मीन्स उगना, सूर्य का उगना, सूर्योदय। दिखाई दे रहा है? सूर्योदय अलग कर दी मैं, संधि विच्छेद कर दी मैं, इस संधि को अलग कर दी मैं। 2 शब्दों के ये जोड़ है, इसको अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा संधि। तो कह रहे हैं कि 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल जोड़ से जो परिवर्तन होते हैं उसे संधि कहते हैं। जैसे ही जुड़ते हैं 2 शब्द, जुड़ते हैं, बनते हैं, 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल की वजह से जैसे ही ये जुड़ते हैं तो एक परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन से जो शब्द बनता है वह संधि कहलाता है। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि 2 स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन का व्यंजन के साथ जोड़, व्यंजन का स्वर के साथ जोड़, यानी कि दोनों तरीके से जब मेल होता है, मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसी तरह विसर्ग संधि है। विसर्ग के बाद जो स्वर आते हैं, स्वर के साथ जुड़ते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद जो व्यंजन के साथ जुड़ते हैं उसे भी विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के जोड़ से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है? और कह रहा है यहां पर जब जुड़े हुए शब्दों को अलग किया जाता है तो यह क्रिया, यह प्रोसेस जो चलते हैं इसे संधि विच्छेद कहते हैं। इसे संधि विच्छेद कहते हैं। विच्छेद मतलब अलग करना। जब 2 शब्दों को जोड़कर और उसे फिर अलग करते हैं उसे संधि विच्छेद कहते हैं। तो बच्चों में संधि पढ़ा दी, आपको समझ में आया होगा। समास जो है 3rd सेमेस्टर में पढ़ेंगे।
समास थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर के तरफ। क्वेश्चन में संधि किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए, संधि के कितने भेद हैं नाम लिखिए। ये 2 क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं 2-3 क्वेश्चन और आपको दे दूंगी, क्वेश्चन के साथ आंसर दे दूंगी। आप अपने वेबसाइट, स्कूल के वेबसाइट पर जरूर देखिएगा और वहां पर आपको ये क्वेश्चन के साथ आंसर भी मिल जाएगा। बस आपको इतना करना है कि आप उसे जरूर अपनी हिंदी 1 की कॉपी में लिखकर उसे याद कर लीजिए। एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए, उसे जरूर याद कर लीजिए। अब यहां पर आया क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 55 पर हम हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संधियों के 2 उदाहरण बॉक्स में भरिए। निम्नलिखित संधियों के 2 उदाहरण बॉक्स में भरिए। स्वर संधि, व्यंजन संधि। तो स्वर संधि के उदाहरण आपकी पुस्तक में है। आप इसमें से 2 एग्जाम्पल प्लस यानी कि धन करके लिखिएगा और वो एक शब्द भी बनाइएगा। स्वर संधि जैसे विद्या धन आलय इज इक्वल टू विद्यालय। समझ में आ गई? एक मैं बता दी। दूसरा व्यंजन संधि भी उसी तरह लिखे जाएंगे। एक मैं इसमें से भी बता दे रही हूं, जैसे परिधन नाम परिणाम। ठीक है, यह भी आप इसे लिख सकते हैं। अब यहां पर समास क्वेश्चन नंबर 3, यह मुझे नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 इसे जरूर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैं इसे बोर्ड पर करती हूं, आप अपने पुस्तक में पेंसिल से लिखिएगा। पेंसिल से जरूर लिखिएगा। निधन चय निश्चय। क्वेश्चन नंबर 4 क निश्चय, ख दिग्गज, ग भानुदय। ऊ की मात्रा चेंज हो जाएगी, भानुदय। घ विद्यालय, अंग षटकोण, षटकोण। निश्चय, दिग्गज, भानुदय, विद्यालय, षटकोण। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सही विकल्प चुनिए। जब जुड़े हुए शब्दों को अलग किया जाता है क, जब जुड़े हुए शब्दों को अलग करते हैं तो क्या कहलाता है? संधि विच्छेद। तो 5 का क का नंबर 1 टिक करिए, संधि विच्छेद। ख, जब व्यंजन का व्यंजन से या फिर स्वर से मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल, व्यंजन का स्वर के साथ मेल, यानी कि दोनों के साथ मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। नंबर 4 व्यंजन संधि, यहां पर टिक करिए। और ये तीनों समास के प्रश्न हैं। अब आज मैं फिर एक और नया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूं, निबंध। निबंध लेखन आपके पुस्तक में पेज नंबर 100 पाठ 20। निबंध, निबंध कैसे लिखना है? निबंध कैसे लिखना है इस पर आप ध्यान दीजिए। आज मैं पढ़ाऊंगी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु पेज नंबर 107, पेज नंबर 107, वर्षा ऋतु।
इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगी। यह आपके कोर्स में है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कैसे लिखना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 150 से लेकर 180 शब्दों के बीच आपको लिखना है। 6 क्लास में इतने शब्दों के से ही एक निबंध बनते हैं, यानी कि 150 से 180 शब्द तक आपको लिखना है। ठीक है, तो मैं पढ़ाऊंगी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु, पेज नंबर 107, वर्षा ऋतु। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रस्तावना। देखिए कैसे लिखना है, कैसे लिखा जाता है, ऐसे कैसे लिखा जाता है यह मैं आपको, आप तो ऐसे लिखते ही आ रहे हैं, आपको पता है, लेकिन कैसे लिखना है ये मैं बताना चाहती हूं। तो सबसे पहले प्रस्तावना, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे वर्षा ऋतु। ठीक है, तो प्रस्तावना। ठीक है, तो ये सब आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझना है। ये सब आपको लिखना नहीं है, यह सिर्फ समझने के लिए है कि किस तरह से लिखे जाएंगे। तो प्रस्तावना में सबसे पहले कहेंगे हमारा देश भारत विभिन्न ऋतुओं का देश है। सबसे पहले इससे इंट्रोड्यूस कराएंगे, हमारा देश भारत विभिन्न ऋतुओं का देश है। भारत को 6 ऋतुओं का देश कहा जाता है। 6 ऋतु हमारे देश में आते हैं। ये ऋतु है ग्रीष्म गर्मी का, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत और बसंत। जब ग्रीष्म की गर्मी से पूरी धरती त्राही त्राही कर उठती है, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं, तब सभी लोग वर्षा की प्रतीक्षा करने लगते हैं। सभी लोग वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कि कब पानी बरसे और मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए। वर्षा के आगमन से, यानी कि वर्षा के जैसे ही आने से पूरी धरती शीतल, ठंडा और सुखद हो जाती है। अच्छा आराम महसूस होता है। लोगों को गर्मी की भीषण ग्रीष्म की भीषण गर्मी से राहत मिलती है। लोगों को ग्रीष्म की गर्मी की भीषण जो गर्मी पड़ती है उससे राहत मिलती है। इसे ऋतुओं को की रानी कहा जाता है। इसे ऋतुओं की रानी कहा जाता है क्योंकि लोग सुखद का अनुभव करते हैं। इसलिए लोग अपने परिजनों और मित्रों के साथ पिकनिक और सैर सपाटे पर निकल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मौसम सुहावना रहता है। मौसम सुहावना होने के कारण लोग अपने जो घर में बंद रहते थे गर्मी की वजह से, और वे लोग निकल पड़ते हैं, कहीं न कहीं बाहर निकलने की तलाश करते हैं। अब चलिए, ऋतुओं का समय यह कब आता है? ठीक है ना, ऋतुओं का समय, यानी कि वर्षा ऋतु पड़ रहा है तो वर्षा ऋतु का समय यह कब आता है? हमारे यहाँ जुलाई के महीने से वर्षा ऋतु आरंभ स्टार्ट हो जाता है। जुलाई के महीने से ही शुरू हो जाता है। इसे पावस ऋतु, देखिए इसे पावस ऋतु भी कहा जाता है। एक नया नाम, जुलाई के महीने से शुरू होता है और इसे पावस ऋतु भी कहा जाता है। इस ऋतु की प्रतीक्षा सबसे ज्यादा हमारे अन्नदाता किसानों को रहती है। यानी कि किसान वर्षा पर निर्भर है। अच्छी फसल होती है, बहुत खुश होते हैं कि उनकी फसल अच्छी होगी। वर्षा प्रारंभ होते ही किसानों के चेहरे खिल उठते हैं। वे हल और बैलों की जोड़ी लेकर अपने अपने खेतों की ओर दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि गर्मी से खेतों की जो मिट्टी है वो सख्त हो जाती है, टाइट हो जाती है, और जैसे ही बारिश उन खेतों पर, उन मिट्टी पर पड़ती है तो वह नरम हो जाते हैं, और तभी सभी
किसान अपने अपने हल और बैलों की जोड़ी को लेकर भागते हैं, अपने खेतों की तरफ भागते हैं और फिर वह वहां पर बड़े आराम से खुशी से खेती करते हैं। मानसून से हो यहाँ जब अच्छी बरसात, तब किसान जा खेत में काम करे दिन रात। और फिर अपने खेतों को जोतते हैं, यानी कि बीज डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। मिट्टी में नमी आ जाती है और बीज डालने के लिए वे तैयार हो जाते हैं। वर्षा के फुहारों से, वर्षा से लाभ कब समय हुआ? जुलाई महीने में, और इसे पावस ऋतु भी कहते हैं। अब ये कह रहा है यहां पर वर्षा से लाभ, क्या फायदा है? वर्षा से लाभ, लाभ कह रहे हैं यहां पर वर्षा के फुहारों से मिट्टी महक उठती है, सौंधी सौंधी खुशबू आने लगती है। उसकी सौंधी सौंधी गंध सभी के भीतर अद्भुत उत्साह व उमंग जागृत कर देती है। लंबे समय तक भयंकर गर्मी झेलने वाला व्यक्ति ही वर्षा के फुहारों से मिलने वाले आनंद की अनुभूति कर सकता है, महसूस कर सकता है कि कितना अच्छा लग रहा है। अभी आप देख रहे हो कितनी गर्मी पड़ रही है, एक बार बारिश हो जाए तो सबको कितना अच्छा, कितना सुखद अनुभव करेंगे सभी। वर्षा ऋतु में काले बादल बरसना आरंभ करते हैं, बादल काले हो जाते हैं और फिर घनघोर जोर से बारिश होती है, जो तो दिन रात बरसते ही रहते हैं। जैसे ही काले बादल आपको दिखाई देंगे तो देखिएगा दिन रात बारिश होगी। अनवरत वर्षा होने के कारण नदियां किनारों की ओर दौड़ पड़ती है, यानी कि जितनी भी सूखी हुई नदियां हैं सब भर जाते, छोटे बड़े सभी तरह के नाले वगैरह सब भर जाते, उनमें उफान आ जाता है, ऊपर ऊपर तक उठने लगते हैं। वृक्षों के पत्तों में चमक लौट आती है। फिर वह जहां पर आप देखते होंगे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है, सभी जगह हम व्यक्ति पानी तो नहीं जाता है, ये सब के सब बारिश पर निर्भर है। और जैसे ही यहाँ पर पानी पड़ते हैं तो वृक्षों के पत्तों में चमक, फिर वो शाइन जिन्हें जरूरत थी, पानी की जरूरत थी, लौट आती है। ऐसा लगता है जैसे धरती अभी अभी नहा के, सुंदर लगता है, साफ हो जाता है। जितने गर्मी के दिनों में लू चले रहते हैं, धूल से भर जाते हैं जितने भी पेड़ पौधे, वे सब के सब जैसे बारिश के दिनों में नहा कर ऐसा लगता है जैसे नहा उठे हैं लोग। चारों ओर हरियाली छा जाती है, साफ सुथरे पेड़ पौधे दिखने लगते हैं, हरे हरे दिखने लगते हैं। वर्षा ऋतु में कई त्योहार भी आते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में तीज का त्योहार मनाया जाता है, आपको मालूम होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इन दिनों कजरी नाम का लोकगीत भी गाया जाता है। लोकगीत अपने क्षेत्र की एरिया में, अपने क्षेत्रीय भाषा में जो गीत गाया जाता है उसे लोकगीत कहते हैं। वे अपनी भाषा में उस गाने को गाते हैं। अब आ जाइए वर्षा से हानि। लाभ तो पढ़ लिए हम लोग, क्या फायदा है, कैसे पेड़ पौधे नहाकर खुश हो जाते हैं, नदियों में उफान आ जाती है। अब इससे पढ़ेंगे वर्षा से हानि। वर्षा से हानि कहते हैं यहां पर, निसंदेह वर्षा ऋतु प्राणियों के लिए जीवन दायिनी है, यानी कि ये हमें जीवन प्रदान करते हैं। पानी के बिना सब कुछ अधूरा है, पानी के बिना कोई भी लिविंग थिंग्स जिंदा रह ही नहीं सकते। मनुष्य हो या पेड़ पौधा हो, जो कुछ भी हो, पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। लेकिन यही जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, तो बाढ़ के रूप में सामने आती है, तब काफी कष्टमय हो जाती है, तब बाढ़ आ जाती है। और वो भी हमारे लिए, हमारे देश दुनिया के लिए कष्टमय, बहुत ही कष्टदायक होती है। गांव के गांव बाढ़ के पानी में घिर जाते हैं,
गांव के गांव पानी में घिर जाते हैं, बाढ़ के पानी में बहुत दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई देता है, सारी फसल नष्ट होने के कगार पर आ जाते हैं। पशुओं को भी बहुत हानि पहुंचती है। मनुष्य के लिए अनाज की कमी पड़ जाती है, सारे अनाज नष्ट हो जाते हैं। पशुओं के लिए चारे पानी की समस्या खड़ी हो जाती है, सब डूब जाते हैं। बाढ़ का पानी जब उतर जाता है, जब वह खत्म हो जाता है, धीरे 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 अपने नदी की तरफ बह जाते हैं, कम हो जाते हैं, तब मच्छरों के प्रकोप, उससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। उस मच्छर के प्रकोप से कई बीमारियां फैल जाती है, जिससे लोगों का जीवन और भी कष्टमय हो जाता है। बहुत सी सारी बीमारियों के कारण मनुष्य, जानवर घिर जाते हैं, इससे भी बहुत हानि होती है। वर्षा को भी एक बहुत ज्यादा होने से इस तरह से हानि उत्पन्न होती है। ठीक है, यह हो गया आपका वर्षा से हानि। इस प्रकार उपसंहार, इससे क्या निर्णय हम लेते हैं, तो उपसंहार लास्ट में लिखेंगे उपसंहार। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां वर्षा ऋतु जीवनदायिनी है, प्राणदायिनी है, वहीं इससे कुछ हानियां भी है। जहां ये मुझे जीवन प्रदान करती है, वहीं पर हमें नुकसान भी, हानि भी पहुंचाती है। यानी कि वर्षा ऋतु जरूरत भी है और जरूरत से ज्यादा भी इसकी जरूरत नहीं है। जहां ज्यादा हो जाते हैं वहां भी मुश्किल है, और जहां नहीं होते वहां भी मुश्किल है। इस तरह से वर्षा ऋतु हमारे जीवन में जरूरत के एक पार्ट है। तो मैं आपको बता दूं ये कैसे लिखना है। ये इसी तरह लिखना है। पहले प्रस्तावना लिखेंगे, इसको लिखने के बाद चेंज द पैराग्राफ, पैराग्राफ को, लाइन को चेंज कर दीजिएगा, फिर न्यू लाइन से लिखिएगा वर्षा ऋतु का समय। इसे 4-5 लाइन्स में लिखने के बाद फिर लिखिएगा न्यू लाइन, चेंज द लाइन, पैराग्राफ आप उसको चेंज करके वर्षा से लाभ, उसे क्या फायदा है, उसके बारे में 3-4 लाइन्स लिखने के बाद फिर आप पैराग्राफ को चेंज करके वर्षा से हानि लिखेंगे, वर्षा से हानि लिखेंगे, और यह लास्ट में पैराग्राफ चेंज करके उपसंहार। इस तरह से आपके पुस्तक में जो भी निबंध आ रहे हैं उन सबको कुछ इस तरह से ही लिखना होगा। यूं ही सीधा सीधा नहीं लिखना है, इस तरह से चेंज करके लिखा जाता है। निबंध को इसी तरह से लिखा जाता है। यह आपके समझने के लिए आपके दिमाग में सेट होना चाहिए और इसी के अनुसार आपको लिखना है। इसी के अनुसार आपको लिखना है। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से लिखना है। उसके बाद निबंध आएगा। निबंध के बाद अगले क्लास में मैं आपको पत्र लेखन, औपचारिक पत्र पढ़ाऊंगी कि उसमें जो एड्रेस है वो कैसे लिखना है। आप अपने पुस्तक के साथ साथ पेंसिल तैयार रखिएगा, जहां मैं बोलूंगी वहां कट करके लिखते चलिएगा। ठीक है। अनुच्छेद लेखन भी कुछ इसी तरह से है निबंध की तरह, लेकिन वह छोटा होता है। अनुच्छेद लेखन, इसे भी आपको पढ़ना है। 6 क्लास में अनुच्छेद लेखन फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा और आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। इस यह निबंध से थोड़ी छोटी होती है, छोटा ही लिखते हैं। जैसे यहां दिया हुआ है अनुच्छेद लेखन, इसी तरह से आपको लिखना होगा। इसे आप पढ़िए, समझिए और समझकर अपने तरीके से लिखिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इसे लर्न करके लिखिए, समझने की कोशिश करिए। ये हुआ अनुच्छेद लेखन हुआ या फिर निबंध लेखन हुआ। निबंध भी 2 बार 3 बार 2-3 टाइम्स पढ़िए, पढ़कर समझिए और समझकर खुद से
लिखने का प्रयास करिए। नेक्स्ट क्लास में मैं पत्र और अनुच्छेद लेखन भी थोड़ा पढ़ाऊंगी। पत्र भी पढ़ाऊंगी, कैसे लिखना है उसे बताऊंगी, और अनुच्छेद लेखन पढ़ाकर इस तरह से फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स कंप्लीट करूंगी। तब तक के लिए आप घर में बैठकर इसे दोबारा ध्यान से पढ़ते रहिए।